हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित यादव और आप देख रहे हैं पुलिस वाला क्लासेस। तो आज की करंट अफेयर्स में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे कि L1 आदित्य 1 जो सूर्य के लिए लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहेंगे। इसके अलावा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन किनको बनाया गया है, उनके बारे में हम देखेंगे। भारतीय स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, ये सभी चीज़ें आज हम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पहले अब हम 4 सितंबर का इतिहास देख लेते हैं कि 4 सितंबर को क्या क्या घटनाएं इतिहास में घटित हुई हैं। मुगलों और छत्रपति शिवाजी के बीच में महाराजा जयसिंह संधि आज ही के दिन 1665 में हुई थी। तो 1665 में मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में राजा जयसिंह संधि आज ही के दिन हुई थी। स्पेन के निवासियों द्वारा लॉस एंजलिस शहर की स्थापना आज ही के दिन 1781 में हुई थी। दोस्तों, प्रमुख राजनीतिज्ञ दादा भाई नौरोजी जिसे ग्रेट ओल्ड मैन भी कहा जाता था, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का जन्म 4 सितंबर 1825 को ही हुआ था। इसके अलावा 1888 में महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा की शुरुआत की थी आज ही के दिन। भारत ने 1946 में अपनी अंतरिम सरकार का गठन किया था। भारतीय अभिनेता ऋषि कपूर का जन्म 1952 में आज ही के दिन हुआ था। 4 सितंबर 1988 को अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों लैरी पेज और सरगेई ब्रेन ने गूगल की स्थापना की थी। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना 4 सितंबर के दिन ही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है। अब हम इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं दोस्तों कि इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहे हैं। भारतीय मूल के प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्तियां, कि विश्व में भारतीय मूल के व्यक्ति कहां कहां पे प्रमुख पदों पर हैं, तो अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर का राष्ट्रपति चुना गया है? तो जो थर्मन शनमुगारत्नम है दोस्तों, उन्हें सिंगापुर का राष्ट्रपति चुना गया है। थर्मन मुगरत्नम, ये आपकी जो फोटो लगी हुई है, ये थर्मन मुगरत्नम की सुन मुगरत्नम की है दोस्तों। इनके दादा चेन्नई के रहने वाले थे दोस्तों, चेन्नई से ये सिंगापुर चले गए थे। इनके पिता एक फेमस डॉक्टर थे सिंगापुर के। तो ये थर्मन शनमुगारत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि कुल कितने देशों में भारतीय मूल के व्यक्ति अभी इन देशों के प्रमुख है। कुल 8 देशों में भारतीय मूल के व्यक्ति देशों के विश्व में प्रमुख हैं। पहली है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक हैं, ये भारतीय मूल के ही हैं। मॉरिशस के जो पीएम है दोस्तों वो प्रविंद जगन्नाथ, वो भी भारतीय मूल के हैं। सेशेल्स के प्रेसिडेंट हैं वावेल रामकलावन, वो भी भारतीय मूल से हैं। सूरीनामा के जो प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वो भी भारतीय मूल के हैं। गुयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली, ये भी भारतीय मूल के हैं। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो भी भारतीय मूल की हैं। पुर्तगाल के जो पीएम हैं एंटोनियो कोस्टा, वो भी भारतीय मूल के हैं। और जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो हाल ही में जिसका अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, थर्मन मुनरत्नम, वो भी भारतीय मूल के ही हैं, जो हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भारतीयों के बढ़ते हुए विश्व में दबदबे को दर्शाता है। अभी कुल 8 देशों के प्रमुख भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ये अब कुछ हम नेशनल न्यूज देख लेते हैं दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों सरकार ने
18 सितंबर से 22 सितंबर तक एक विशेष सत्र बुलाया है पार्लियामेंट का। तो ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेके बिल लाया जा सकता है। तो ये चर्चाएं देश में काफ़ी तेज़ी से जोर पकड़ रही हैं। इसके साथ ही सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है, जिसके जो अध्यक्ष है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में दोस्तों 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं दोस्तों, ठीक है। 8 मेंबर्स में कौन कौन है? जिनके चेयरपर्सन है, चेयरमैन है रामनाथ कोविंद। सरकार की तरफ से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। विपक्ष से या कांग्रेस से इसमें किसको शामिल किया गया है? बंगाल से सांसद अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, पूर्व सीवीसी संजय कोठारी, और इसमें एक और मेंबर है दोस्तों। तो टोटल इसमें 8 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद। तो अब हम ये देख लेते हैं क्या भारत में इससे पहले कभी ये फर्स्ट टाइम है कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी प्रेजेंट की जा रही है? ऐसा नहीं है। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद में, जब 1952 में फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे दोस्तों, कब हुए थे? 1952 में। तो उसमें सभी राज्यों और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ हुए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967, इन 4 टर्म में जो लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ हुए। उसके बाद में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जब कुछ राज्यों की सरकारें हटाई गई 1970 के लगभग, उसके बाद में ये ट्रेंड टूट गया कि सभी राज्यों और लोकसभा की चुनाव एक साथ हो। तो इससे पहले ये 4 बार भारत में इलेक्शन लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ हो चुके हैं। सरकार का इसमें तर्क है कि इलेक्शन की वजह से देश के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, आचार संहिता लगती है, तो इससे विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। और एक चुनाव प्रक्रिया एक खर्चीली प्रक्रिया है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार लगभग लास्ट इलेक्शन 2019 में लगभग 60,000 करोड़ रुपए के आसपास इसमें खर्च आया था। तो बार बार इलेक्शन करवाना एक खर्चीली प्रक्रिया है, तो इससे बचा जा सकता है, सभी इलेक्शंस एक साथ करवाए जा सके। इसके लिए विधि आयोग भी पहले से रिपोर्ट दे चुका है कि ये पॉसिबल है। और जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने शुरुआत से इस बात पर जोर दिया है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन को फॉलो किया जाए। तो अब एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। तो सरकार इसके प्रति काफ़ी गंभीर है, क्योंकि इस जो चेयरमैन है श्री रामनाथ कोविंद है, इन्होंने भी अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन पर काफ़ी जोर दिया था। तो इस बात से सरकार की गंभीरता का पता चलता है। तो 8 मेंबर्स हैं दोस्तों कुल। 1952, 57, 62 और 67 में इलेक्शंस पहले एक साथ हो चुके हैं। और ये कुछ कमेटी के मेंबर्स हैं दोस्तों, और कुल 8 मेंबर्स हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसने? महिंद्रा बैंक के, कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये फोटो जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये है उदय कोटक जी, जो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका आंसर, राइट आंसर रहेगा दोस्तों उदय कोटक। उनके स्थान पर अब दीपक गुप्ता को कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जब तक किसी मुख्य परमानेंट नियुक्ति नहीं हो जाती। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक एक बड़ा बैंक है भारतीय दृष्टिकोण से, तो इसके उदय कोटक ने इसके एमडी से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है दोस्तों, वो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। तो यह प्रदान किया गया है रवि कन्नन आर को प्रदान किया गया है। इनके साथ में कुल चार लोगों को रेमन मैग्सेसे 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है, लेकिन ये भारतीय हैं। तो अभी हम रवि कन्नन आर के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। ये पेशे से एक डॉक्टर हैं और ये कैंसर विशेषज्ञ हैं दोस्तों। इन्होंने ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं, लेकिन मोस्टली इन्होंने कार्य छत्तीसगढ़ में किया है और वहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज किया है। तो रवि कन्नन आर को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये फोटो जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है जयंती वर्मा सिन्हा। जयंती वर्मा सिन्हा को भारतीय रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे के 118 साल के इतिहास में ये पहली महिला हैं जिनको भारतीय रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 118 साल के इतिहास में फर्स्ट वोमेन है ये। अब हम देखें कि भारतीय रेलवे बोर्ड है जो रेलवे के डिसीजन मेकिंग की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण निर्णय रेलवे के बारे में इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। अब हम जयंती वर्मा सिन्हा के बारे में जान लेते हैं कुछ। ये 4 वर्ष तक बांग्लादेश में जो रेलवे की कमेटी है उसके मेंबर रही हैं, और जो मैत्री एक्सप्रेस शुरू की गई थी भारत कोलकाता और बांग्लादेश के मध्य, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है मैत्री एक्सप्रेस बनाने में। जो ट्रैक है ठीक है दोस्तों। तो ये है भारतीय रेलवे बोर्ड की जयंती वर्मा सिन्हा। और फर्स्ट 1853 में भारतीय रेलवे का स्टार्ट हुआ था। कहाँ से कहाँ? थाने से टू मुंबई। ये 34 किलोमीटर लंबा ट्रैक था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम स्पोर्ट्स न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य होने वाले एशिया कप का मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पुरुष हॉकी 5 एशिया कप टूर्नामेंट किसने जीता? तो यह है भारत ने जीता। किसको हराया फाइनल में? भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा के पुरुष हॉकी 5 कप अपने नाम किया है। एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो एशिया कप क्रिकेट का आयोजन फिलहाल श्रीलंका में किया जा रहा है। इसमें सिर्फ एशियाई क्रिकेट टीम्स भाग लेती हैं। पहले इसका आयोजन पाकिस्तान में किया जाना था, लेकिन भारत के विरोध के चलते इसका आयोजन फिलहाल श्रीलंका में हो रहा है। अब हम
कुछ आदित्य L1 से रिलेटेड दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, इसरो ने किसकी रिसर्च के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा है? तो आदित्य L1 की तो आप सभी को पता ही होगा इसका कब हुआ था। इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को 11:50 पर सुबह इसको लॉन्च किया गया। तो इसको सूर्य के रिसर्च के लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया है? तो इसरो ने PSLV C57 की मदद से इस आदित्य L1 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 को की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो जो निगार शाजी है दोस्तों वो आदित्य L1 प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। आदित्य L1 वास्तव में है क्या? तो आदित्य L1 क्या है? ऑप्शन से हमारे पास रोवर है, ये एक लैंडर है, अंतरिक्ष वेधशाला है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सूर्य पर रिसर्च करेगा दोस्तों। तो ये एक अंतरिक्ष वेधशाला है जो आदित्य L1 है। तो अब हम जो कुल डिस्टेंस रहेगी जो ट्रैवल करेगा दोस्तों आदित्य L1 वो 15 लाख किलोमीटर रहेगी। इसकी अनुमानित लागत है दोस्तों लगभग 375 करोड़ रुपए के आसपास है। ये L1 क्या है? अगर हम L1 की बात करें तो L1 पृथ्वी और सूर्य के मध्य वो पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूट्रल हो जाता है, वहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता और वहां पे कोई भी वहां से इजीली सूर्य के लिए परीक्षण कर सकता है। तो आदित्य L1 पे ही रुकेगा। इसके साथ में वहां पे उसी पॉइंट पे L2, L3, L4 और L5 पॉइंट्स हैं दोस्तों। मान लीजिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य एक L1 पॉइंट है, इस पार L2 पॉइंट है और सूर्य के इधर L3, ऊपर L4 और नीचे L5 है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि किसी ने सूर्य के अध्ययन के लिए कोई अंतरिक्ष वेधशाला भेजी है दोस्तों। इससे पहले L2 पॉइंट है जो वहां पे अमेरिका की ऑलरेडी एक टेलीस्कोप भेजी जा चुकी है। लेकिन जो L1 पॉइंट है ये इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में रहेगा दोस्तों। तो ये था आदित्य के L1 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किस केंद्र से लॉन्च किया गया? तो जो चंद्रयान 3 है दोस्तों उसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग हुआ था? तो ये क्या है? GSLV का उपयोग चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए किया गया था। चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदय मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? जो प्रणोदय मॉडल है दोस्तों उसका द्रव्यमान 2148 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन कितने समय के लिए है? मिशन जीवन कितने समय के बराबर है? तो यह 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। 14 दिन ही है कार्य कर पाएगा वहां पे। चंद्रयान 3 मिशन लैंडर को क्या कहा गया है? तो क्या नाम दिया गया है? जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के किस हिस्से के पास उतरने का है? तो जो चंद्रयान 3 है उसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया है और भारत ऐसे करने वाला फर्स्ट कंट्री बना है दोस्तों। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। अन्य देशों के चंद्र मिशनों की तुलना में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की अनूठी विशेषता क्या है? तो यह है, और जो अभी तक जो भी चंद्रमा पर जो भी मिशन हुए थे उनमें से कोई भी दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब नहीं रहा था।
और यह है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला चंद्र का मिशन था। ठीक है दोस्तों। किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया? तो यह 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल को अलग किया गया था। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने दूसरी डीबूस्टिंग कब की? तो यह दूसरी डीबूस्टिंग 19 अगस्त को की गई थी दोस्तों। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ पे स्थित है? तो जो इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क कर्नाटका बेंगलुरु में स्थित है। 25 जुलाई 2023 को किए गए युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो यह कक्षा को चेंज करना था दोस्तों। ठीक है। इसकी चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? तो जो रितु करीधन है वो चंद्रयान 3 मिशन की निदेशक हैं। ऐसे ही आदित्य L1 की भी निदेशक एक महिला ही है दोस्तों। ठीक है। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 किलोग्राम है। मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी है? तो लगभग इसकी लागत 600 करोड़ रुपए है। ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चंद्रयान 3 और आदित्य L1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।